आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एक्सप्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार एक के बाद एक विकास की सौगात देकर जनता का रुख बीजेपी की ओर मोड़ने की कोशिश में जुटी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार को पीएम मोदी का भी पूरा साथ मिल रहा है। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन और अब नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के लिए माहौल बनाया बल्कि विरोधी पार्टियों को जमकर आड़े हाथों लिया। हालांकि आज हम बात इस मुद्दे से इतर जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर करेंगे, जिस पर बीजेपी के साथ सपा भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल चुनावी दंगल से पहले बीजेपी और सपा जोड़ तोड़ में लगे हैं। अब तक कई विधायकों और नेताओं का दल बदल हो चुका है तो कई कतार में है। इसके साथ ही सूबे की सियासत में गठबंधन की गेम से भी सत्ता की चाबी हासिल करने की कोशिश हो रही है। सपा अब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा समेत कुछ छोटे दलों के साथ हाथ मिला चुकी है, तो वहीं बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ ही कई छोटे दलों के समर्थन से एक बार फिर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। खैर, जनमत के लिए हो रहे इस जोड़ तोड़ में कौन किसे मात देगा और जब चुनावी की बेला आए और करीब आएगी तो समीकरणों में क्या कुछ फेरबदल और होंगे। सत्ता का संग्राम में आज चर्चा इसी को लेकर। आज के मुद्दे जोड़ तोड़ दिलाएगा जनमत। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी सियासी दल जीत की जुगत में जुट गए हैं। जोड़ तोड़ के भरोसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की लालसा साफ दिख रही है। सत्ताधारी भाजपा विपक्षी दलों के 100 विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने के अभियान में जुटी है, तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी दूसरे दलों के नेताओं के लिए दरवाजे खुले हैं। साथ ही छोटे दलों से भी दोस्ती कर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। बहरहाल जोड़ तोड़ से आखिर किसे जनमत मिलेगा, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में समय दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। जो कल तक पराये थे वही आज दोस्त बन रहे हैं। दरअसल बीजेपी में दूसरे दलों सपा, बसपा और कांग्रेस के 1.5 दर्जन नेता और विधायक शामिल हो चुके हैं। वहीं भाजपा और बसपा के आधा दर्जन विधायक अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं। सत्ता का संग्राम अपने नाम करने के लिए बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं सपा ने राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी से दोस्ती मजबूत कर ली है। जबकि आम आदमी पार्टी भी साइकिल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बड़े नामों की बात करें तो रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह, आजमगढ़ की सगली सीट से बसपा विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुई हैं, जबकि सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौर, बसपा के विधायक असलम अली, सुषमा पटेल, असलम रायनी, हरगोविंद भार्गव और हाकिम लाल बिंद सपा में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, सपा के 4 विधान परिषद सदस्य रविशंकर पप्पू, सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने भी कमल ध्वज थाम लिया है। सपा विधायक सुभाष पासी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान अपने नाम करने के लिए समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। सपा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन किया है। दूसरी ओर बीजेपी भी छोटे दलों के साथ यूपी में गठबंधन कर 2022 का चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। इसके अलावा भारतीय मानव समाज पार्टी, मुसहर आंदोलन मंच, शोषित समाज पार्टी, मानव हित पार्टी,
भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और भारतीय समता समाज पार्टी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। इधर बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के साथ कोई भी गठबंधन को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों दलों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ छोटे दल ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी चुनावी हमसफर की तलाश है। ये दल हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद। छोटे दलों के साथ गठबंधन में बीजेपी का अनुभव काफी अच्छा रहा है। इसका लाभ पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। वहीं 2017 के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना दल और सुबह सपा का साथ पाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। हालांकि सपा ने 2017 और 2019 में गठबंधन कर अपनी जमीन खोजी थी। बहरहाल अब 2022 के चुनाव में ऊंट किस करवट बेचेगा, इसके लिए नतीजों का ही इंतजार करना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जोड़ तोड़ दिलाएगा जनमत, यूपी के आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे सपा नेता शौकत अली जी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ निर्मल सिंह बैस। पांडे जी, आपसे ही सवाल है, बाकी तो ठीक है दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके अपने सिद्धांत हैं, नियम है, यहां तक कि पहले आप लोग सीधे सीधे सदस्यता भी नहीं देते हैं, पहले प्राइम सदस्यता देते हैं। ऐसे में आप दूसरे दलों को, जो मिशन 100 है जैसा कि कहा जा रहा है, दूसरे दलों को लोग लाकर आप अपनी पार्टी में शरीक करेंगे, टिकट भी देंगे, तो जो वहां के कर्मठ आपके कार्यकर्ता हैं, जो कैडर बेस्ड लोग हैं, वो आपको नहीं लगता है कि वो निराश होंगे? पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 पांडे जी, मैंने ये कहा कि बाकी दलों को छोड़ दें, बाकी हम कांग्रेस से भी बात करेंगे, सपा से भी बात करेंगे, लेकिन भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है अपने आप को। यहां बाकायदे अनुशासनहीनता, अनुशासनबद्ध होने की बात की जाती है। ऐसे में यूपी चुनाव जीतने के लिए आप दूसरे दलों को, यहां तक कि विधायकों को अपने यहां मिला रहे हैं, वो आपके रीति रिवाज से कैसे मेल खाएंगे? और उनको जब आप मिलाएंगे तो जो आपका पुराना वहां का नेता और कार्यकर्ता है वो निराश नहीं होगा, वो कितना साथ देगा पार्टी का? देखिए देखो, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे भी यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा एक कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसको स्वागत करती है, और टिकट मिलना न मिलना ये पूर्ण रूप से संगठन का कार्य है। संगठन देखेगा जो व्यक्ति जीतने लायक है, जो व्यक्ति संगठन के कार्यों के अनुरूप होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों पर, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों पर खरा उतरेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि उसको टिकट देने के लिए सम्मिलित कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, सिद्धांतों से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से यदि कोई प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है, परंतु उसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। एक बात। दूसरी बात, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में उनका स्वागत है, और छोटे जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको हम अपने साथ लेके आ रहे हैं। जो भी आज तक 70 वर्षों में समाज में वंचित रहा है, दबा रहा है, कुचला रहा है, और अपना एक पार्टी बनाकर आज तक 70 वर्ष तक इस देश की जो भी सत्ताधारी दल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लेके आ रही है, और उनके समुचित विकास के लिए हम बेहतर सवाल वही कर रहे हैं पांडे जी आपसे कि आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं। ऐसे में जो आपके सिद्धांत को मानता है वो आपके साथ होगा, कार्यकर्ता के रूप में कैसे? भाई समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के जो आपके दुश्मन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों को आप कहते रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। एक तरफ हिंदू, कट्टर हिंदूवाद, दूसरी तरफ मुस्लिमवाद की बात हो रही है। ऐसे में आप उनको कैसे समाहित करेंगे, कैसे उनको टिकट के लिए नहीं देते हैं? भारतीय जनता पार्टी, जो लोग भी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और विचार को ठीक से जानते हैं और ठीक से समझ कर ही भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो हमें उन्हें
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और विचार पे कार्य करने होंगे इनको। जी, और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो यदि ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है तो हमारी पार्टी में नहीं आ रहा है, हमारे साथ नहीं आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत विचार कार्य पद्धति कार्यशैली को अच्छी तरह स्वीकार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है और हम उनका स्वागत करते हैं। एक समय था जब भाजपा, जब तक संघ से कोई नहीं जुड़ता था, संघ से बाया संघ नहीं आता था पार्टी, तब तक उसको तवज्जो नहीं देते थे। आज सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की आप सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए आप अलग अलग दलों से विधायकों को तोड़ रहे हैं, नेताओं को तोड़ रहे हैं। मिशन 100 की आपने बात कही है, 11 छोटे छोटे दलों का आप समर्थन ले रहे हैं, जो कभी बीजेपी को गाली देते थे, बीजेपी को आड़े हाथों लेते थे, उनका आप समर्थन ले रहे हैं। मैं पुनः आपसे एक बार वही बात कर रहा हूं कि जितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन रहा है या भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन रहा है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, सिद्धांतों को, कार्यशैली को, कार्य पद्धति को ठीक से जानते हैं और उसको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो एक हमारे विचार, हमारे सिद्धांत, हमारे कार्यशैली को यदि स्वीकार करते हैं तो समान लोग समान विचारधारा के साथ यदि आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं। कल ओवैसी भी आ जाएंगे तो उनको भी ले लेंगे आप? हमारे विचार, मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा, उन सारे लोगों की बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से, कार्यशैली से, सिद्धांत से यदि हमारे साथ आते हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है उस परिपाटी को स्वीकार करते हैं और ये कौन व्यक्ति आएगा कौन नहीं आएगा ये पार्टी तय करेगी और उसके बाद से उसका स्वागत होगा। वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कल ओवैसी भी बोले कि हम आपके सिद्धांतों से सहमत है, हम आना चाहते हैं। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत, विचारधारा, व्यवस्था, कार्य पद्धति और हमारे साथ साथ चलने की यदि उसकी रूपरेखा स्वयं तैयार करके आता है तो हर व्यक्ति का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम जिंदाबाद, वंदे मातरम की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, देश प्रेम की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक मूल्यों की बात करती है, सांस्कृतिक परंपराओं की बात करती है, आदर्शों की बात करती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो स्वागत है उसका। चलो, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, आपके साथ कोई मिल नहीं रहा या इस बार कांग्रेस ने सोच रखा है कि मैं अकेले ही लड़ूंगा? जो गलती कभी आपने आज से 20 साल 25 साल पहले की थी वो गलती अब आप सुधार रहे हैं? देखिए, 89 के बाद जी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है और आप गठबंधन की राजनीति को आज के परिवेश में आप खारिज नहीं कर सकते। बात निश्चित तौर पर और चुनाव के समय कौन दल किधर किससे हाथ मिलाता है, कौन किनकी विचारधारा किनसे मिलती है, किनसे बातचीत करते हैं और किनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये उन दलों पर निर्भर करता है। लेकिन प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है कि कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो इस अराजक तानाशाह के सामने जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई, जो आम जनता की आवाज बनकर सड़कों पर लड़ता नजर आया। वो दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू, श्री राहुल गांधी, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा, चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो। किसानों के मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। प्रियंका गांधी जी लखीमपुर में जब किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के गुंडों द्वारा आंदोलनकारी किसानों को गाड़ियों तले रौंद दिया गया तो उनके लिए लड़ते हुए कोई पार्टी नजर आई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारी नेता प्रियंका गांधी। जब कोरोना काल में आम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जब सड़कों पर चलते उत्तर प्रदेश वासियों के लिए लड़ने की बात आई, उनकी सेवा की बात आई, उनके भोजन की बात आई, तो कौन पार्टी नजर आई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी लल्लू। जब हम बसों से लेकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने की बात कर रहे थे, जब उनके रोजगार की व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो ये तानाशाह और अहंकारी सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल के शिक्षकों को पीछे भेजने का इसने काम किया था और करीब महीनों हमारे अध्यक्ष जी जेल में रहे। 9,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे इस अहंकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए जेल गए। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस प्रदेश की आवाम देख रही है कि उनकी बुनियादी मुद्दों के साथ कौन पार्टी खड़ी, कौन राजनीतिक दल खड़ा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो उन बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो जा रहा है, किसान के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव। ये चुनाव चारों मुद्दों, ये मुद्दे तो हैं। लगातार प्रदीप जी मैं मानता हूँ ये मुद्दे हैं, यही मुद्दे प्रभावी भी करेंगे पूरे चुनाव को।
हमारा सवाल यह है कि जो आपने कभी शुरुआत की थी बीएसपी से, आपने गठबंधन करके फिर सपा और सब गठबंधन किया आपने, वो गठबंधन इस बार आपको फिर से रास आएगा या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या कोई आपके साथ आ नहीं रहा है? हमारा सवाल ये है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, हम कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ है। हम उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। निश्चित तौर पर हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की आवाम उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब लेना चाहती है, 1000 रुपए सिलेंडर के बाद हम आपका समर्थन करें क्या? कानून व्यवस्था 22 से ज्यादा साधुओं की हत्या के बाद भी हम आपका समर्थन करेंगे क्या? 93 से ज्यादा पत्रकारों पर आपराधिक हमले के बाद भी हम आपके साथ खड़े हों क्या? रास्ते चलते महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार की जैसी घटनाओं के बाद भी हम आपके साथ खड़े हों क्या? आज बच्चियों के मामले के अपराध के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उसके बाद भी आप समर्थन की उम्मीद करते हैं। अवैध हथियारों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उसके बाद भी आप उनके समर्थन की बात करते हैं। महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उसके बाद भी आप उनके समर्थन की बात करते हैं। निश्चित तौर पर ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ, इन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हमारी नेता प्रियंका गांधी खड़ी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी खड़े हैं। निश्चित तौर पर इन मुद्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में जा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस सरकार को बदलने जा रही है। मुद्दे हमने फिर मैं सवाल वही करूंगा, मुद्दे में बिल्कुल नहीं, मुद्दे आपके साथ हैं। प्रियंका जी की सक्रियता जिस तरह है, निश्चित में तौर पर कांग्रेस में उन्होंने जान फूंक दिया है। पिछली बार 7 सीटों तक आप सीमित थे, इस बार जो आपकी मेहनत है, हो सकता है चमत्कारिक मेहनत हो, लेकिन हम फिर वही कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ भी कोई आता है दल हाथ मिलाने तो आप मिलाएंगे क्या? और रहा सवाल ये कि सोनिया जी के क्षेत्र रायबरेली से ही आपके विधायक टूट जाते हैं। नहीं, आरती जी आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उनकी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के विगत 6-7-8 महीनों से उनके साथ थी, उनके मंचों पर बयान दे रही थी, तो आज उनकी ज्वाइनिंग कोई आश्चर्य भरी ज्वाइनिंग नहीं है। हम ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुली विचारधारा से, खुले मन से और खुले दिमाग से राजनीति कर रही है, लेकिन हम फिर एक स्पष्ट तौर पर कहते हैं, हमारी नीति स्पष्ट है कि हम और हमारे पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ है, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ है, यहाँ के नौजवानों के साथ है, महिलाओं के साथ है और निश्चित तौर पर उन मुद्दों के साथ हम खड़े हैं जो मुद्दे आज आम आदमी की बुनियादी मुद्दे हैं। जी, मतलब अगर कोई आता है तो गठबंधन करेंगे आप उससे। हम राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, जनता के गठबंधन है आपसे, मैं मान लेता हूं। हम राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल से गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और दरवाजे बंद करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करती। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी दरवाजे बंद करके राजनीति नहीं करती हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं और जो भी हमारे विचारधारा से वह संबद्ध रखता हो, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित, तो हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता और संघर्ष की राजनीति करना चाहता, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलो, मतलब पूरे 403 में आप इस बार भी नहीं लड़ेंगे पर 403 में नहीं लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी 403 पर है, हमारी प्रतिज्ञा यात्रा 403 विधानसभाओं में चल रही है। हम हमारे न्याय पंचायत स्तर पर हमारे संघर्ष चल रहे हैं, हमारी जनसभाएं चल रही हैं और हम जिन मुद्दों पर जा रहे हैं, हम किसान के मुद्दे पे जा रहे हैं, हम कर्जा माफी के मुद्दे पे जा रहे हैं, हम MSP के मुद्दे पे जा रहे हैं, हम कोरोना काल का कर्जा माफ करने के मुद्दे पे जा रहे हैं। हम ये सारे मुद्दे, इन मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं और जनता हमारे इन मुद्दों पे हमारे साथ इसलिए खड़ी है कि हमने जो ये मुद्दे गिनाए हैं, ये इन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों पे हमारे लड़ती नजर आ रही है। हम कर्जा माफी की बात करते हैं तो 73,000 करोड़ रुपए की कर्जा किसानों को हमने माफ किया, इसलिए वो हम पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो हम पर विश्वास कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, कि हमारी ही नेता हैं जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते इस अहंकारी की सरकार के खिलाफ जेल यात्राएं देखी हैं। कोरोना काल के साथियों के साथ हम पर इसलिए विश्वास करते हैं कि उस कोरोना काल में जब लोग ट्विटर वार कर रहे थे, जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, तो हम और हमारे इस कांग्रेस पार्टी के सिपाही, क्रांतिकारी सिपाही सड़कों पर थे। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़े थे और उनकी सहायता के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक जेल गए थे। जी, चलिए निर्मल जी, आपकी इसमें थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि
कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इनने अभी किसी से गठबंधन नहीं किया है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे, लेकिन आपकी इसमें पूरी टिप्पणी। पहले तो मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को बधाई दूंगा कि दोनों ही बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं। आपने देखा होगा कि जो सवाल आपने किए उनको वो जरूर गोलमोल कर गए। पांडे जी जो है, ये भी पांडे जी को बताना चाहिए कि अगर इतने ही सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं तो फिर डील क्यों होती है, क्यों सीटें दी जाती हैं? अगर सीट इतने ज्यादा वो है तो फिर सीट ना लें जो गठबंधन साथ जोड़ने वाले हैं। साथ ही सिंह साहब ने भी बड़ा बखूबी जो है गठबंधन सीधे जनता से जोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने बोला कि बसपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं अभी क्योंकि सत्ता से बसपा तो कुछ समय पहले दूर हुई है और कांग्रेस लंबे समय तक दूर रही है, तो वो अभी फिलहाल जो उसकी जड़ें हैं, जो कार्यकर्ता या मैदानी स्तर पर जो गहरी जो सत्ता की चाशनी जो कार्यकर्ता को गहरा करती है, नीचे तक बूथ स्तर तक ले जाती है, वो दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं अब कमजोरी या खोखलापन नजर आ रहा है। ये एक बड़ी वजह है। जी पांडे जी, प्रदीप जी एक तरह से इशारा इस बात का कर रहे हैं कि आप भले कितना गठबंधन कर लें, कितने पार्टियों का समर्थन ले लें, दूसरे दलों से अपने में मिला लें, लेकिन जो वो 4 मुद्दे गिनाए हैं वो मुद्दे प्रभावी होंगे। महंगाई मुद्दा है, किसान मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, तो उन मुद्दों पे जाएंगे। तो क्या ये मुद्दे आप दूसरे दलों से गठबंधन कर लेंगे, दूसरे दलों के विधायकों को, नेताओं को अपनी तरफ मिला लेंगे, तो ये मुद्दे कैसे गौण हो पाएंगे? देखिए, जहां तक बात किसानों की है तो किसान हमारे भाई बहन है, हम किसान परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के बीच में जाके काम करने वाली पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव गांव गरीब किसान की बात करती है। वो देशद्रोही है, आतंकवादी है या भारत के किसान, ये तो तय कर लीजिए पहले। जी प्रदीप जी की बात आ जाए, मैं फिर आपके पास आऊंगा, पर्याप्त समय है अपने पास। जी पांडे जी। तो सदैव भारतीय जनता पार्टी किसान, आपसे बता दूं केंद्र से लेकर राज्य तक अभी तक 43 योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जा रही है, वो मात्र उसमें से अब पूर्व की सरकारें मात्र 17 योजनाएं चलाती थी। आज के समय में 43 योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है। जी आपको याद होगा कि किसान के पास 10 रुपए नहीं होते थे कि किसी से मांग दे कोई दे दे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार थी जब किसान के लिए कार्ड लेके आई और किसानों को ये गारंटी दी कि आप बैंक में कभी जाएं और अपने खाद के लिए, बीज के लिए और किसी भी कार्य के लिए जो खेती से संबंधित हो उसके लिए आप पैसा ले सकते हैं और देश के आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, किसी से कर्ज मांगने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से ढेर सारी योजनाएं, 43 योजनाएं जब किसानों के लिए दी गई जी, किसी भी देश के किसानों के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है कि वो किसान सम्मान निधि जो साल में 6,000 रुपया हर किसान के खाते में चला जाता है, तो किसान इस बात को समझता है कि इसका हितैषी होना। जीएसटी का दाम बढ़ने के बावजूद भी पूर्व में जितने दाम थे 1200 रुपये उसी पर मुझको दिया जा रहा है। आप देखेंगे महंगाई की स्थिति है तो वर्तमान में जो महंगाई है लोग चिल्ला रहे हैं, यदि आप ठीक से यदि उसका अवलोकन करें तो बहुत नॉमिनल महंगाई बढ़ी हुई है, नॉमिनल जिसको कह लिया जाए। और रही बात कानून व्यवस्था की, इन्होंने कही तो साफ कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश या खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना कैराना भूला है, ना मुजफ्फरपुर भूला है, ना नोएडा भूला है, ना शामली भूला है। कानून व्यवस्था की बात क्या करते हैं, जाति विशेष के लोग, पार्टी विशेष के लोग पार्कों पर, घरों पर कब्जा कर लेते थे। घरों पर कब्जा करने के लोग पलायन होने के लिए मजबूर थे। यहाँ तक कि आपको याद, पार्टी का समर्थित व्यक्ति पार्क में कब्जा कर लेता, उसको खाली करने के लिए सरकार को गोलियां चलवानी पड़ी। उसके बाद लगभग 10 से ऊपर सिपाही और एक डीएसपी मर गया। और सड़क पे किसका कब्जा था? जगह जगह पे कब्जा, गुंडे, अपराध, भ्रष्टाचार। इस प्रदेश में जो था, आज की स्थिति है कि कोई भी किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसी से 1 रुपया रंगदारी के नाम पर मांग ले। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि कभी अपराधी खुलेआम घूमते थे और आज अपराधी बाहर निकलने से डरते हैं और अपनी जमानतें खारिज करा रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है। साहब, रही बात कोरोना काल की, तो दुनिया सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया ने उत्तर प्रदेश के लोहे को माना है खुद योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को माना है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के जो प्रतिनिधित्व करता लोग है, उन लोगों ने कहा है कि वास्तव में बेहतर कोरोना प्रबंधन का हो पाया है तो भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हो पाया है। इसका प्रमाण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अन्य देशों के लोग रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस देश में कोरोना आया तो इस देश में एक पीपीई किट तक नहीं बनता था, हम चाइना से मंगवाते थे। और आज की स्थिति यह है
कि कोरोना पीपीई किट हम दुनिया को दे रहे हैं। जिस समय कोरोना आया दुनिया के पास दवा नहीं थी, और यही प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, आज हम दुनिया को कोरोना देके, कोरोना का वैक्सीन देकर और पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पांडे जी, ये आज हमारा सब्जेक्ट है जोड़ तोड़ की राजनीति, और उस जोड़ तोड़ की राजनीति में अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या दूसरे दलों से अगर गठबंधन कर रही है तो आप भी पीछे नहीं हैं, आप तो एक दल बदल करा रहे हैं। दूसरा, क्या ये सही है कि आप 11 छोटे छोटे दलों का समर्थन आप ले रहे हैं? छोटे छोटे दलों का, जिनका सिद्धांत क्या है क्या नहीं है ये आप जानते भी नहीं है, उनके व्यक्तिगत क्या सिद्धांत है, पार्टी क्या सिद्धांत है, उसके बाद उनका समर्थन ले रहे हैं क्या? बिल्कुल हमें पता है। जो हमारे साथ, जो पार्टी हमारे साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनकी विचारधारा हम बिल्कुल जानते हैं, और वो हमारी विचारधारा भी। कोई व्यक्ति तभी मित्रवत संबंध में मिला सकता है, नजदीक आ सकता है, जब एक दूसरे की विचारधारा से बेहतर संबंधित हो, एक दूसरे की मूल्य आचार परंपरा से संबंधित हो। हम भारतीय जनता पार्टी को, वो सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनके, जैसे कि आज भारतीय मुसहर दल, क्रांति दल है, जो गरीब पार्टी है, उसके जिसका आज तक विकास नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने मुसहर जाति के लोग हैं, उनको आज तक उनके पास न अपना आधार कार्ड था, न उनकी अपनी जमीन थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सारे डीएम और एसएसपी और जितने पदाधिकारी लोग हैं सबसे बोल चुके हैं कि कहीं भी मुसहर जाति का व्यक्ति दिखे और आए कहे कि मेरे पास आवास नहीं है, मेरे पास राशन नहीं है, तो उसको तत्काल व्यवस्था की जाए। और उत्तर प्रदेश में पहली बार मुसहर जाति के लोगों का जगह जगह पे आपको चले जाइए देवरिया में, मैं आपको जगह बताता हूँ, ये लोग सारे लोग पढ़ने और पूरा देश सुन रहा है। 35 घर मुसहर जिनके पास न जमीन थी, न राशन कार्ड था, न आधार कार्ड था, ये आपके मुद्दे हैं। आदित्यनाथ जी ने घर दिया है, और उनको रहने भोजन पानी की पूरी व्यवस्था कराई है। जो हर साल आग लगे रहता है उनकी बस्तियों में, अब वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसे मुसहर क्रांति मंच जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा है, कि उसने देखा है कि मुसहर समाज का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस तरह से अनेकों दल जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से हमारे समाज का, हमारे तबके का, हमारी व्यवस्था का विकास हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी, जब इतना सारा सब कुछ आप विकास का अब गिना दिए हैं तो फिर दूसरे दलों को लोग तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसका उत्तर लूंगा। हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक तय किया है, मिशन 100 बने, या दूसरे दलों के नेताओं, विधायकों, इन सबको तोड़ के 100 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन सपा भी इससे पीछे नहीं। जैसे आपने राकेश राठौर जैसे विधायकों को अपने में मिलाया, जो आप पूरे 4.5 साल तक जिनको आप आड़े हाथों लेते रहे, उनको आज आप मिला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उनके विधायक, उनके विधान परिषद सदस्यों को मिला रहे हैं। ऐसे में आपका अपना सिद्धांत कहाँ रह गया? नहीं, हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की जो लड़ाई है, गरीबों, वंचितों, शोषितों की जो लड़ाई है, उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। राकेश राठौर के बारे में जानिए ना, तो फेमस कैसे हुए जी? बीजेपी में तो बहुत बड़ा समंदर है। जब उन्होंने कहा कि एक पिछड़े हो, तुम सिर्फ ताली और थाली बजाने वाले रह जाओगे, ये भाजपा की सरकार है, तो उस बात से कनेक्टिविटी हमारी उनसे बनती है, और उस आधार पे वो हमारी पार्टी में है जी। और हमारा जो आंदोलन है वो कोई आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है जी। वो देश की जब इमरजेंसी देश में लगा तब से, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अपने राजनीतिक काल से पिछड़ों के लिए उन्होंने राजनीति की, और उस बात पे समाजवादी पार्टी आज भी चल रही जी। हम हतप्रभ इस बात से हैं कि जो राजनीतिक दल डबल इंजन की सरकार, बुलेट ट्रेन की स्पीड, उसको दूसरे दल की क्यों जरूरत पड़ रही है? विश्व गुरु बना रहे थे भारत को, और प्रधानमंत्री जी तो विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए कथनानुसार बीजेपी के लोग। वैसे भारत का प्रधानमंत्री, भारत का कोई राष्ट्रपति अगर विश्व में अपना परचम गाड़ता है तो हमारे सबके लिए बड़ा गर्व की बात। लेकिन विश्व गुरु बनने वाली पार्टी और एक बड़े लीडर जिसको बहुत पूरी दुनिया में पहचान बनी और बनने वाली पार्टी बात गांव में किस मुद्दे की कर रही है? सारे बड़े मुद्दे बिल्कुल क्षीण हो गए। डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश को ठग लिया, कोई काम नहीं किया।
आज समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को और विश्वास को देखते हुए जो एक बड़ी तादाद में जो बीजेपी की मौजूदा सरकार से हम कहीं कम दसियों किलोमीटर आगे पहुंच गए जी, जो बड़ी तादाद में हमारी पार्टी में लोगों का विश्वास जगा है, शामिल होने आए और उनको पूरा विश्वास है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी और समाजवादी न्याय करेंगे, समाज में समानता की बात करेंगे। लेकिन आपके विधायक भी जा रहे हैं टूट के, आपके विधायक बीजेपी में जा रहे हैं टूट के। वो उस बारे में भी मुझे कुछ कहना है, वो कहना भी हम चाह रहे हैं जी। किस तरीके से ईडी को टाइगर सू वाली पोजीशन में खड़ा कर दिया गया है, सीबीआई को किस तरीके से कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को तो आप भली बात ही जानते होंगे, चाहे वो आपके पत्रकारों के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी हो, संजय शर्मा जी हो, सबने क्या खुलासा किया है कि यहाँ तो एसटीएफ नेताओं के फोन टेप कर रही, उनको धमकाया जा रहा है, उनके कोई अगर निगेटिव पॉइंट्स हैं पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और इसके बाद उनको धमकाओ कि अगर आ जाओ बीजेपी में न तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर हम ईडी भेज देंगे, तुम्हारे घर हम सीबीआई भेज देंगे। तो इस तरीके से अगर कोई हमारी राजनीतिक पार्टी का साथी हमारा छोड़ के जा रहा है तो उसके भी मायने हैं, उसके भी सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही। नहीं तो ये आपके जो विधायक आपके टूट के गए हैं वो सीबीआई के डर से गए हैं क्या? निश्चित तौर पे उनको डराया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं, हमारे पास कोई ताकत नहीं और एक बड़ी तादाद में। वैसे मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रेकिंग का हिंट दे सकता हूँ जी। अभी तो ये बड़ा छोटा मोटा है, थोड़ा और धैर्य रखिए, बड़े विकेट गिरेंगे बीजेपी के, बहुत बड़े बड़े विकेट गिरेंगे जी, वो सब तैयारी है। थोड़ा सा धैर्य धीरज रखिए, ये सब एक तरफ से लैंडस्लाइड होगा, एक तरफ से। जैसे जनता ने मन बनाया है वैसे बीजेपी के उस सोच के लीडर, वो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको मालूम है कि वोट हमारा, ताकत हमारी, और बीजेपी ने क्या कर दिया, हमारे ही समाज के लोगों के अधिकारों को छीन लिया। ये जनता में पूरी तरीके से जा चुका है। राशन मजबूरी थी लोगों की, चूंकि इस देश को गर्त में ले जाने का काम बीजेपी ने किया तो जनता करे तो करे क्या, उसकी मजबूरी थी इनसे राशन लेना, नहीं थी तो आक्रोश इस कदर है जमीन पे कि बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने की इजाजत नहीं है। बीजेपी के मंत्रियों सांसदों को उनकी गाड़ी पे काली फेंकी जा रही है और उनका मुंह पोत दिया जा रहा है। जी मनोज जी थोड़ा सा यहाँ विषयांतर हो रहा, हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपके सुभाष पासी हो या कोई दो हो, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि इनको सीबीआई डरा रही है? अगर वो सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई और दूसरा नहीं, तो ईडी और इसका छापा पड़ डरा करके कि हम इनका छापा पड़वा देंगे, तुम पार्टी में आ जाओ, ऐसा क्या काम किया था उन्होंने? ये टेम्परामेंट की बात है त्रिपाठी जी। हर व्यक्ति का अपना अपना टेम्परामेंट होता जी, और बीजेपी तो एक पवित्र गंगा जल की तरह है ना जी। आप कितने भी पापी हो, कितने भी भ्रष्टाचारी हो, अगर आप उसमें कूद गए, चले गए तो आपके पाप धुल जाएंगे, आप बिल्कुल अपराध बोध खत्म हो जाएगा। आप पे अगर 302 और 120 का मुकदमा है किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो अगर किसी का क्लू होगा, कोई माइनस पॉइंट होगा और नहीं होगा तो सरकार को कितनी देर लगता है ढूंढने में? आपको याद होगा आप ही की तरह चैनल है भारत समाचार, क्या मिला उनके यहाँ, लेकिन 48 घंटे तक लगातार उनके यहाँ सीबीआई घर से लेके और उनके ऑफिस तक और उनके सहयोगियों के यहाँ सब जगह ईडी सीबीआई की तरह छापामारी, आपको पता होगा। लेकिन ये चला जो ये जो तरीका है राजनीति में अपनी ताकत दिखाने और अपनी ताकत बढ़ाने का, ये जनता समझ चुकी है। और त्रिपाठी जी, बड़े अनुरोध के साथ और विनम्र भाव से आपसे कह रहा हूँ कि जो हार इस बार बीजेपी की होगी वो ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इनको ऐतिहासिक जीत मिली थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता ऐतिहासिक हार देने जा रही। इनके सब भी याद रखिएगा। और आप उस दिन जरूर मुझसे एक बार डिबेट और चर्चा में मुझे बुलाइएगा जिस दिन परिणाम आएगा। आप हमेशा आमंत्रित हैं, आप हमेशा आमंत्रित हैं मनोज जी, आपके बिना चर्चा अधूरी रहेगी। निश्चित आपके पास हम उस दिन भी आएंगे। हम प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार मनोज जी ने जितने आरोप लगाए हैं कृष्ण मोहन पांडे जी से, हम उसका उत्तर ले लें। पांडे जी, आप तो सुन लिया होंगे मनोज जी का, और वो हिंट दे रहे हैं कि अभी आपके यहाँ से आप मिशन 100 नहीं, आपके यहाँ से उल्टा हो रहा है। चलिए, शुभकामनाएं मनोज जी को, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, देखती है, उसको पता है कि ये उत्तर प्रदेश कैसे एक परिवार, एक गिरोह के अंतर्गत कब्जा बनते रह गया था, कब्जा हो गया था एक परिवार का, एक जाति का, एक
पार्टी विशेष का। मैं इनको पार्टी नहीं मानता, इनको ट्रस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट में एक ही परिवार का व्यक्ति वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, फिर उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हम आदरणीय अखिलेश मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश जी बने, फिर उसके बाद से इन्होंने फॉलो शुरू कर दिया है और आदरणीय अखिलेश जी के बेटे को उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। तो मैं इनको पार्टी नहीं, इनको ट्रस्ट मानता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपराध बड़े हैं, सीबीआई और ईडी का डर। साहब, सीबीआई और ईडी के डर से कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करता है, वो न्यायालय जाता है, न्यायालय में अपनी शरण मांगता है। और इस देश का जो व्यक्ति मजबूत है, जिसके पास धन है, जिसके पास बौद्धिकता है, वो न्यायालय में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा। और इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ जल है जिसमें जो आता है धुल जाता है। साहब, अरे मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग किस जल में धोए हैं आप? अतीक अहमद के लोगों को किस जल में धोया है आपने? फारूक अंसारी के लोगों को किस जल में धोया है आपने? साहब, बहुत लंबी लिस्ट है। आदरणीय हमारे सभा के प्रवक्ता महोदय, इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरा प्रदेश, और एक बात जान लीजिए, ये देश और प्रदेश की जो युवा है वो उंगली पे सरकारें बदल देते हैं और बना देते हैं जी। उंगली हिलाते हैं और सरकार बदल जाती है, बन जाती है। वो देख रहे हैं दिन भर कि कौन इस देश को अपराध मुक्त किया है और कौन इस देश में लूट, भ्रष्टाचार, कब्जा, चुनौती, बलात्कार, हत्या, डकैती और दंगों के आड़ में किसने झोंका है उत्तर प्रदेश को? यही उत्तर प्रदेश है कि गायत्री प्रसाद जैसा मंत्री एक नाबालिग लड़की का रेप करता है, महिला का रेप करता है, उसके बावजूद भी एफआईआर करने के लिए उस महिला को घूमना पड़ता था। अंत उसे हाईकोर्ट की तरफ लेनी पड़ती है, हाईकोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ घूमता है। अंत सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि इसको गिरफ्तार करो तो गिरफ्तारी होती है, अभी नाम मात्र की जब गिरफ्तारी हो जाती है। और आज के डेट में उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई। क्या समाजवादी पार्टी को इस बात माफी नहीं माननी चाहिए कि उस व्यक्ति का एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा था? यही उत्तर प्रदेश है कि नाबालिग बच्चियों का रेप करके उनको टांग दिया गया था और उनको एफआईआर तक नहीं हुआ। पेड़ में 7 घंटे तक उनके 100 जुर्माने लटके रहे। क्या ये उत्तर प्रदेश भूल गया? या ये उत्तर प्रदेश भूल गया कि कैसे कब्जा करके एक पार्क को, उस कब्जे को हटाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लगाने पड़े थे, फिर भी वहां पे दंगे हुए, मारा, माने 7 लोगों की लाशें गिरी। क्या भूल गया उत्तर प्रदेश? या जी आपका वो भ्रष्टाचार भूल गया जो 3 रुपए के काम को 13 रुपए में कराते थे? और उसका उदाहरण एक नहीं कहिए साहब, खुलेंगे तो पूरी परतें खुलेंगी। खैर, यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं कि कहाँ पे किसने कौन किससे गठबंधन कर रहा है, यहीं पर रहे तो अच्छा है, अन्यथा कल ही पूरे प्रदेश खोला। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको उठा के वहां भेजा जहां से दोबारा नहीं आएंगे। और पुनः 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, इंतजार कीजिए। जी प्रदीप जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आपकी आवाज आ रही जी। पांडे जी ने बहुत सारी चीजें गिना दी हैं, उधर मनोज जी भी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हिंट दिया है कि अभी हमारे नहीं, बीजेपी के बहुत सारे लोग टूटने वाले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी, आपने कहा अकेले दम पे चुनाव लड़ सकती है, हो सकता है गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन जब तक और दलों से गठबंधन नहीं होगा तो कांग्रेस इतना जितना आप सोच रहे हैं प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो बहुत सी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि किसान हितैषी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवाओं का हितैषी है, किसानों के लिए काम कर दिया, नौजवानों के लिए काम कर दिया, कानून व्यवस्था ठीक कर दी। इन्होंने किसान हितैषी होने की बात की। गन्ना किसानों को इन्होंने कहा था 14 दिन में आपका बकाया वापस हो जाएगा। 14,000 करोड़ रुपया बकाया है। और भारतीय जनता पार्टी की की सरकार, किसान जब उनसे पैसा मांगने जाते हैं या 3 काले कानून वापस करने की आंदोलन करते हैं तो गाड़ियों तोड़े रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इतना ही नहीं, किसान को चाहिए क्या होता है? बिजली, पानी, खाद की स्थिति यह है, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आप सभी चैनलों ने चलाया होगा, कहते 12 से 15 जिलों में खाद की ब्लैक मार्केटिंग में मारपीट होती है, दंगे होते हैं, लगातार उस पर खाद की लाइन में लगे लोग हार्ट अटैक हो जाता है। तो कई किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। अब आप बताइए, बिजली की बात करें, बिजली का सरचार्ज इन्होंने 400 रुपए से 500 रुपए कर दिया। तो इस तरह इन्होंने किसानों की मदद की है। कानून व्यवस्था पे बात, उसके बाद नौजवानों की बात करते हैं।
2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है। 4 लाख लोगों को इन्होंने, सरकार ने ये बताया कि हमने रोजगार दिया है। नौजवान जब आरटीआई लगाते हैं और पूछते हैं भैया वो रोजगार किसको दिया और कहाँ मिला, आज तक सरकार जवाब नहीं देती। तो ये नौजवानों की बात हो जाती है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हाथरस से लेकर राजधानी तक लगातार महिलाओं पे जो कांड हो और कुलदीप सेंगर जी के साथ तो पूरी सरकार खड़ी थी। जब पूरी तरीके से पूरा प्रदेश खड़ा हो गया, प्रदेश की आवाम खड़ी हो गई, तब तो जाके एफआईआर होती है, वरना तो जेल के अंदर ही वादी के साथ पुलिस कस्टडी में इतना मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और सरकार तब तक उनके साथ बेशर्मी के साथ खड़ी रही जब तक पूरा प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की आवाम उनके सामने खड़ी नहीं होगी। कानून व्यवस्था पे जब बात करते हैं तो ये जब पुलिस गोली चलाती है तो विवेक तिवारी मरता है, पुलिस गोली चलाती है तो मनीष कुमार गुप्ता मरता है। और जब पुलिस वाकई कानून अपना काम करने की कोशिश करता है तो ये भारत माता की जय बोलते हैं और थाना फूंक देते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और सुबोध सिंह को गोली मार देते हैं। कानून जब अपना काम करने की बात करता है तो आप लगातार, चाहे गोरखपुर में लिंग के आधार पर ट्रेनी आईपीएस को गालियां देते हैं। जब कानून अपना काम करने की बात करता है तो लव कुमार के घर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता घुस जाते हैं और प्राणघातक हमले करते हैं। गौ माता के पीछे खड़े होकर वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाती हैं। तमाम राजनीतिक दलों के पिछली सरकारों पर इन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जरा अपनी भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों का भी इतिहास देख लीजिए। ये आपकी सरकार थी जिसके कार्यकाल में राजधानी ने पहली बार AK-47 की गर्जना देखी। ये आपकी सरकार थी जिसने राजधानी में मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर दूरी पर AK-56 की गर्जना देखी। ये आपकी सरकार थी जहां पर हजरतगंज के अंदर 150 राउंड DRM ऑफिस से जवाहर भवन तक फायरिंग देखी। और आपकी कैबिनेट में, वर्तमान सरकार की कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं, 114 से ज्यादा विधायक आपके अपराधी हैं। अब आप आते हैं महिला सुरक्षा पे, महिला सुरक्षा की बात हो गई। नहीं प्रदीप जी, अपराधी तो सपा में भी है, जाति सूचक प्रदीप जी अपराधी तो सपा में भी है, जो उनका रेशियो ज्यादा, उनके 324 है, 114 है, सपा में भी है 18 विधायक। 80% थानों में एक बिरादरी का कब्जा है। ये पांडे जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये पूछे कोई पंडित जी किसी थाने में जाए और FIR लिखा हुआ ठाकुर साहब के खिलाफ कि इन्होंने हमें एक थप्पड़ मार दिया, क्या उनकी FIR लिखी जाएगी? पंडित जी को पुलिस जो ठाकुर साहब है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंडित और ठाकुर नहीं, जो समाज का सबसे बड़ा पिछला व्यक्ति भी होगा और पांडे जी का दर्द में समझता हूं, आज भी ये दर्द उनकी सच्चाई के हृदय में है। लेकिन ये बयान एक करते हैं जाति की, धर्म की, संप्रदाय की देंगे या नहीं देंगे, उसी का राजनीति करती है। और पांडे जी डरे सहमे बेचारे हैं, किसी तरीके से आकर अपना पक्ष यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी ठीक है, सारे मुद्दे आपके साथ हैं। अब गठबंधन की स्थिति, प्रदीप जी सारे मुद्दे आपके साथ है, मान लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी जोड़ तोड़ जिस तरह से चल रही है तो आप ठीक है, मुद्दे आप हैं, सारे गौड़ हो जाएंगे उस जोड़ तोड़ में बीजेपी के साथ। प्रदीप जी 2 करोड़ लोगों नौजवान बेरोजगार, ये मुद्दा गौड़ नहीं हो सकता। महिला उत्पीड़न का मुद्दा गौड़ नहीं हो सकता। 1000 रुपए का सिलेंडर गौड़ नहीं हो सकता। 200 रुपए किलो कड़वा तेल गौड़ नहीं हो सकता। 100 रुपए तक पहुंचता हुआ पेट्रोल गौड़ नहीं हो सकता। हमारी रसोई का खर्च, बढ़ता हुआ खर्च गौड़ नहीं हो सकता। ये मुद्दे ये हमारी जेब पर भारी पड़ते हैं, हमारे घरों पर भारी पड़ते हैं। ये हम जब फीस नहीं दे पाते, हम जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा पाते, जब हम घर में बच्चों के लिए राशन नहीं ला पाते, ये मुद्दे गौड़ नहीं होते। ये भावनात्मक मुद्दे हैं और दिल से छूने वाले मुद्दे हैं। प्रदेश की आवाम ने तय किया है इस नकारा और अहंकारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। प्रदीप जी एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ 3 है विपक्ष, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है। ये वोट जब बटेंगे तो ये किसको जाएंगे? किसी सिंगल पार्टी को जब जाएंगे बसपा, सपा, कांग्रेस में, तो ही आप मुकाबला कर पाएंगे या जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश की आवाम बहुत ही बुद्धिमान है। वो अहंकारी और नकारा सरकार के खिलाफ लामबंद होकर वोटिंग करने जा रही। वो जानती है कि इस पूरे कार्यकाल में इस अहंकारी और नकारा सरकार के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी खड़ी रही, चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मामला रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला रहा हो,
हर मुद्दों पर अगर कोई खड़ा हुआ है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी खड़ी हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी लल्लू खड़े रहे और कांग्रेस के क्रांतिकारी सिपाही खड़े रहे। 9,000 से ज्यादा हमने मतलब प्रदीप जी सपा और तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश की आवाम सपा और बसपा को संघर्ष कर रहा है, सपा और बसपा को पूरी तरह से बीजेपी निश्चित तौर पर यह अहंकारी सरकार प्रदीप जी उत्तर प्रदेश की आवाम उखाड़ फेंकने का काम। प्रदीप जी मैंने सपा और बसपा को पूरी तरह से नकार देगी जनता। प्रदीप जी सपा बसपा को पूरी तरह से नकार देगी जनता उत्तर प्रदेश की। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब ये हो जाएगा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर कई बार सरकारें चलाई हैं। और सपा और जहां और दूसरी तरफ रही एक तरफ लोग जिन्ना की मजाक में चद्दर चढ़ाने वाले हैं, दूसरी तरफ जिन्ना की जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। एक तरफ एक बिरादरी के लोग थाने में बैठे मिलते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बिरादरी के लोग थाने में बैठे मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आवाम ने देखा है कि पिछले 33 वर्ष 220 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, उसके विकास कार्यों को देखा है। उसके बाद विगत 33 वर्षों से गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उनकी अराजकता को भी उत्तर प्रदेश की आवाम ने देखा। उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय किया है कि इस अहंकारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक नए उत्तर प्रदेश की कल्पना करेंगे। चलिए मनोज जी, ये तो आपको दो ही चुनौती मिल रही है, एक तो बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। अब कांग्रेस पे क्या हम जवाब दें? उनके लिए अभी कुछ बोलने का मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई शब्द रह गया है। जब कुछ अपने आप को सिद्ध कर लेंगे तो इनको पलटवार इन पे भी होगा और फिर कोई नैतिकता के आधार पर भी कोई उन पे जवाब सवाल बनता नहीं। सवाल हमारा जो है बीजेपी से, डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार, डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इकलौता व्यक्ति हूँ जो डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन भी जोड़ने वाला सेंटेंस लगातार मैं इस सरकार को दे रहा हूँ। क्यों? आकलन इस बात का होगा कि बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा कि हमको आप सत्ता दे दो डबल इंजन की, हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला देंगे। क्या परिवर्तन आया? ये बात बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा। परिवर्तन ये आया कि महाभारत काल में तो दुशासन था, लेकिन ये कलयुग में भी दुशासन बीजेपी में आ गए और हमारी बहनों की, हमारी माताओं के, हमारी महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं। उनकी फोटोज सामने आई, कैसे चीरहरण किया जाता है ये सामने आया। ये था महाभारत काल में। हो सकता है इस तरह की घटना और भी काल में घटित हो, लेकिन जिस तरीके से सामंतवाद ने कैसे एक बेटियों को, उनकी अस्मत को, उनकी परिवार को कैसे गाड़ियों से कुचला, कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, कैसे रेप हुआ, कैसे उसके फादर की हत्या हुई, कैसे मिट्टी का तेल जला के किसी दलित महिला को, बच्ची को जला दिया गया, ये सब हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ? एक महंत के शासनकाल में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने सामंतवाद को पूरी तरीके से गंगा जल डाल के सींचा था। मैं गंगा जल का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी पवित्र बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। सबको उन्होंने अपनी अपनी औकात दिखा दी, मीडिया को भी औकात दिखा दी, गाली देके मीडिया को किस तरीके से वीडियो वायरल हुए, कैसे पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बात भी कहीं छुपी नहीं है। समाजवादी पार्टी इन सब बातों का बदला लेगी और बदला भी इस तरीके से लिया जाएगा कि ये इफ और बट नहीं कहता। पहले सरकार बनाएंगे तब तो बदला लेंगे मनोज जी। अरे वो आप पहचान है, शपथ की डेट तय करनी है। बड़बोलापन मत समझिएगा मेरा। शपथ की डेट तय करनी है और चुनाव आयोग से लेकर और सारी संस्थाओं तक जिनको चुनाव कराना है उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप ईमानदारी से अपना काम करिएगा। अगर ईमानदारी से काम नहीं हुए तो निश्चित तौर पे जनता कुछ और मन बना के बैठी है इस बार। वो बातें नहीं आएंगी अब जो बातें पूर्व के 3 चुनाव में हुई है त्रिपाठी जी। बातें वो होंगी जो सत्य होंगी और सही होंगी। अगर किसी ने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अगर किसी ने भी जनता को मूर्ख बनाने की और अराजकता फैलाने की सरकार ने कोशिश की तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन एक बात और कह दे रहा हूँ, जो आशंकाएं हैं, जो तमाम ये समझा रहे हैं कि पूरे देश के, जब उत्तर प्रदेश के जनता को धमकी दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बैठा पैनल वाले त्रिपाठी जी आप भी ये तय कर ले, ये समझा रहे हैं कि धमका रहे हैं या वो लगा है जो पूर्व में 12 से 17 का रहा है, ये वो लगा रहा है। तुम्हारी हिम्मत है तो FIR दर्ज करा दो, जेल भिजवा दो, जैसे छात्रों को जेल भिजवा दिया, जैसे छात्रों को 6-6 महीने। लेकिन मनोज जी यहाँ एक सवाल है,
मनोज जी आपका उत्तर पांडे जी देंगे, लेकिन एक सवाल है। हमसे सवाल ना पूछें मनोज जी, सवाल हमारा गठबंधन से है। सवाल हमसे ना पूछें। सवाल तो आप ही से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बीजेपी ने हमसे सवाल पूछे, जनता ने उसको सत्ता में बैठाला है जवाब देने के लिए। नहीं, आपकी बड़ी पार्टी है, आपकी बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं ये कि जब भी सपा ने गठबंधन किसी से किया है तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। सपा ने जब अकेले चुनाव लड़ा है तब बेहतर रिजल्ट रहा है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आरएलडी से भी किया, अभी सुना है कि आपसे भी करने जा रहे हैं, और तो जब भी आपने गठबंधन किया है वो उसमें नहीं जाना चाहते, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ऐसे में सपा को आपको नहीं लगता कि अकेले लड़ना लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में जिस दिन बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जिस दिन बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी जी, और जब तक ये गठबंधन की राजनीति चलेगी। त्रिपाठी जी, ये बड़ा सरलीकरण वाला सवाल है जी कि समाजवादी पार्टी क्यों गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी तो इतनी मजबूत है। ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, उसी सवाल के साथ जो मैं कहता हूं कि डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार विश्वगुरु बनाने वाली सरकार। चलिए पांडे जी, संजय चौहान की जरूरत, संजय निषाद की जरूरत है, जो कहते हैं कि भगवान राम के पिता तो थे ही नहीं दशरथ जी। आप बताओ, इनके सबके मुंह में पता नहीं कौन सा फेविक्विक लग गया, आज तक जवाब नहीं दे पाए। बड़ी बड़ी बातें, लाउड स्पीकर पे इतना हल्ला करने वाली पार्टी, अजान पे इतना हल्ले करने वाली पार्टी, नमाज पे इतना हल्ला करने वाली पार्टी, जब भगवान राम के फादर की अब कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे भगवान है वो, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बीजेपी के मुंह में फेविक्विक लग गया तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी क्या है व्यवस्था, वो सब जनता जानती है। पांडे जी जी, अभी हमारे सपा के मित्र जिस तरह से धमकी भगवान राम के लाजे में, मनोज जी आपकी बात आ गई है। राम के पिता कौन थे? मनोज जी आपकी बात आ गई है, पांडे जी का उत्तर आने दीजिए। भगवान राम के पिता कौन थे, एक बार पूछो। इनका दोष नहीं है आदरणीय त्रिपाठी जी, ये इनकी बौखलाहट बता रही है, और ये जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता स्पष्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को सरकार सत्ता सौंपने जा रही है, तो इनकी बौखलाहट है और धमकी भरा जो लहजा है, ये आदरणीय मनोज जी का जो धमकी भरा लहजा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, और ये इनका आज का लहजा नहीं है। मनोज जी उनकी बात आ जाने दीजिए। आपने जब कहा पांडे जी इसी तरह से 2012 से लेकर 17 में ऐसे ही इन्होंने सरकारें चलाई है, धमकी भरे लोगों को धड़धड़ा के, धमका के, आतंकित करके उनकी जमीनें छीन लिए, उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, उनको थाने तक नहीं जाने दिए, बच्चियों के साथ पेपर किया और उनको थाने तक नहीं जाने दिया, उनके अस्मिता को लूटा। ये इनका उत्तर प्रदेश रहा है, और वही धमकी भरा लहजा ये आपके चैनल से पूरा देश देख रहा है, आपके चैनल से ये बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर 17 तक मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि 2012 से लेकर 2017 तक आपने कितने किलोमीटर सड़कें बनाई, आप बताएं इस चैनल के माध्यम से। आपने कितने एयरपोर्ट बनवाए, ये बताएं इस चैनल के माध्यम से। आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, आप बताएं इस चैनल के माध्यम से। और आपने कहा सामंतवाद के पोषित है, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी की हिस्सेदारी है तो इस समाज के दबे कुचले पिछड़े और वंचित लोगों की है। आंख उठा के देखिए, वो जो एक जात विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का, एक ट्रस्ट का जो आपने चश्मा लगाया है, उसे उतार के देखिए कि कैसे ये उत्तर प्रदेश दलित शोषित वंचित और जो भी आज तक समाज के पिछले प्रदान कर रहे हैं, अंत्योदय की व्यवस्था में अगले पंक्ति में खड़ा होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास रखने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान के व्यवस्था के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश चलाती है। और महोदय, आपने कहा कि सपा बदला लेगी, बिल्कुल आप बदला लेने वाली ही पार्टी हैं। आप एक ट्रस्ट के पार्टी, आप पार्टी नहीं ट्रस्ट है, और ट्रस्ट अपना नुकसान कभी नहीं चाहती है, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान करती है। तो आप कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये नहीं बनाया है कि जनहित के मुद्दों पर, जनता की सेवा के लिए बनाया है। आप एक व्यक्ति विशेष की, एक पार्टी विशेष की, एक जात विशेष की, एक संप्रदाय विशेष की सेवा करने के लिए बने हैं, और वही जगह आपका आज दिख रहा है। अरे भैया, आपके जो अब्बा जान के टीपू सुल्तान है, अब्बा जान के जो टीपू सुल्तान थे, आज के समय में जिन्ना के मुन्ना बन गए हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जिन्ना के मुन्ना कैसे बन गए हैं, और कैसे एक जो जिन्ना 40 लाख हिंदुओं से समाप्त हो गया है पांडे जी, और उसको जिन्ना का मनोरंजन करने की यदि जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश मनोज जी कैसे बहुत संक्षेप में, कैसे आप पुनः वही जाएंगे जहाँ उत्तर प्रदेश की मनोज जी बहुत संक्षेप में।
मैं बहुत संक्षेप में इस बात को कहूंगा, आप अब्बा जान कह लो, जिन्ना वाली बात कह लो, सब कह लो, भगवान राम के पिता दशरथ थे, ये बात जरूर संजय प्रसाद को समझा देना। ये हम चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश और विश्व में पता है कि उनके पिता दशरथ थे, लेकिन जिनसे गठबंधन किया वो कह रहे हैं वो नहीं है पिता, तो उनको समझा देना। बाकी जिन्ना कह लो, जो मर्जी करो, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बा जान के टीपू सुल्तान से अब जिन्ना के मुन्ना बन गए हैं, इतने का अंतर आया है। और अभी चुनाव आने दीजिए, नजदीक और होने दीजिए, चले अभी बहुत कुछ करना बाकी आदरणीय अखिलेश जी को। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता हरियाणा भूली है, न मुजफ्फरनगर भूली है। पांडे जी, मनोज जी, हम फिर मिलेंगे। गठबंधन की राजनीति से बात हो रही थी, कानून व्यवस्था, दूसरे मुद्दों पे हम चले गए, फिर मिलेंगे। मनोज जी, पांडे जी, हमारा समय समाप्त हो गया। गठबंधन की राजनीति पे बात हो रही थी और हम चले गए दूसरे अन्य मुद्दों पे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गठबंधन करते रहिए, हमारा शुभकामनाएं हैं। दूसरे दलों के लोग एक दूसरे की तरफ जाते रहे, नेता नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, प्रदीप जी आपका, पांडे जी आपका और निर्मल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चुनाव हो और उसमें गठबंधन की राजनीति न हो, खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सूबे में सत्ता के लिए होने वाले संग्राम की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही, गठबंधन के साथ ही नेताओं के जोड़ तोड़ ने जोर पकड़ लिया है। दिलचस्प बात कि इसमें बीजेपी और सपा दोनों ही दल पीछे नहीं है। हालांकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि गठबंधन और जोड़ तोड़ का लाभ बीजेपी को ज्यादा हुआ है, जबकि ये सपा के लिए घातक रहा है। ऐसी स्थिति में सपा की गठबंधन वाली राजनीति क्या इस बार सफलता की उड़ान भरेगी? वहीं बसपा और कांग्रेस, जिनके साथ फिलहाल कोई नहीं है, क्या ये अकेले अपने दम पर कमाल कर सकते हैं? यूपी के चुनावी दंगल में ये देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय। गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस